क्या आपने कभी सोचा है कैसे कुछ सबसे अमीर लोग जो करोड़ों का घोटाला करते हैं फिर भी जेल नहीं जाते, जबकि एक आम आदमी अगर ईएमआई भी ना भरे तो पुलिस नोटिस आ जाता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हजारों करोड़ का फ्रॉड हुआ, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो या तो देश से बाहर है या फिर सालों तक केस चलता रहता है और कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ एक छोटा मोटा लोन डिफॉल्ट करने पर आम इंसान की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है, या फिर इस कानून के अंदर भी कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो सिर्फ पैसे और पावर वालों को ही नजर आते हैं? ये कोई साजिश की थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम में छुपी हुई है। ये एक ऐसा खेल है जिसके नियम तो सबके लिए एक जैसे लगते हैं, पर खेलने का तरीका अमीरों के लिए बिल्कुल अलग होता है। वो इस सिस्टम को मैनिपुलेट करना जानते हैं, इसे अपने फायदे के लिए मोड़ना जानते हैं। उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो कनेक्शंस हैं जो एक आम आदमी के पास कभी नहीं हो सकते, और इसी वजह से जस्टिस का तराजू अक्सर एक तरफ झुका हुआ नजर आता है। तो आज हम इसी सिस्टम को डिकोड करेंगे। आज बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे इंडिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग जेल से बचते हैं। हम एक एक करके उन 7 लूपहोल्स को समझेंगे जो उन्हें कानून के शिकंजे से बाहर रखते हैं। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार जो अमीरों के पास होता है वो है हमारे लीगल सिस्टम की धीमी रफ्तार का फायदा उठाना। इसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब किसी बड़े बिजनेसमैन पर केस होता है तो उनका पहला मकसद केस जीतना नहीं, बल्कि उसे लंबा खींचना होता है। इसके लिए वो देश के सबसे महंगे और बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं। ये वकील कानून के हर छोटे से छोटे नुक्ते को जानते हैं। वो बार बार एडजर्नमेंट्स यानी तारीख पर तारीख मांगते हैं। कभी कोई डॉक्यूमेंट अधूरा बताकर, कभी किसी टेक्निकल एरर का हवाला देकर वो केस को सालों साल लटकाए रखते हैं। एक आम आदमी 1 या 2 सुनवाई के लिए वकील की फीस दे सकता है, लेकिन ये लोग 10-15 साल तक केस लड़ने का दम रखते हैं। इस लंबे खेल में होता क्या है? समय के साथ सबूत कमजोर पड़ जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं या गायब हो जाते हैं, और जांच करने वाले अफसरों का भी ट्रांसफर हो जाता है। जनता का जो गुस्सा शुरुआत में होता है वो भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। मीडिया भी नई खबरों की तरफ बढ़ जाता है। वो केस को इतना उलझा देते हैं कि सालों बाद जब फैसला आता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये एक कानूनी चक्रव्यूह है जिसे सिर्फ पैसे और धैर्य के दम पर ही भेदा जा सकता है, और ये दोनों ही चीजें उनके पास भरपूर होती है। आम आदमी इस चक्रव्यूह में पहले ही कदम पर हार मान लेता है। दूसरा तरीका है बेल गेम। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस आती है और आरोपी को पकड़कर ले जाती है, लेकिन असल जिंदगी में, खासकर अमीरों के केस में, ऐसा बहुत कम होता है। जैसे ही उन्हें भनक लगती है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होने वाली है या जांच शुरू हो गई है, वो तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वो गिरफ्तारी से पहले ही एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो कोर्ट से कहते हैं कि हमें डर है कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए हमें पहले ही जमानत दे दी जाए। और ज्यादातर मामलों में अच्छे वकीलों की मदद से उन्हें यह जमानत मिल भी जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? वो कभी गिरफ्तार ही नहीं होते। पुलिस उनसे पूछताछ तो कर सकती है, लेकिन उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती। इससे उन्हें जांच को प्रभावित करने का, सबूतों से छेड़छाड़ करने का या गवाहों को डराने धमकाने का पूरा मौका मिल जाता है। एक बार बेल मिल गई तो फिर केस चलता रहता है, लेकिन वो आजाद घूमते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, अपनी आलीशान जिंदगी जीते हैं। जबकि एक आम आदमी को छोटी सी चोरी के इल्जाम में भी पहले जेल जाना पड़ता है, और फिर जमानत के लिए महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। ये बेल का खेल ही अमीरों को उस पहली और सबसे जरूरी सजा यानी आजादी छिन जाने से बचा लेता है। जब कानूनी दांव पेंच और बेल का खेल भी काम आता नहीं दिखता, तो अमीरों के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है: देश छोड़कर भाग जाना। यह शायद सबसे आसान और सबसे चर्चित तरीका है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये नाम आज हर कोई जानता है। इन लोगों ने हजारों करोड़ का घोटाला किया, और जब इन्हें लगा कि अब शिकंजा कसने वाला है तो ये चुपचाप देश से निकल गए। इनके पास कई पासपोर्ट होते हैं, दूसरे देशों में रेजिडेंसी या सिटीजनशिप होती है, और वहां पहले से ही पैसा और एसेट्स जमा होते हैं। ये सब कुछ एक वेल प्लान्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। एक बार जब ये देश से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें वापस लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
फिर शुरू होता है एक्स्ट्राडिशन का लंबा और जटिल प्रोसेस। भारत सरकार को उस देश की सरकार और अदालतों को यह साबित करना पड़ता है कि आरोपी सच में गुनहगार है और उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इसमें सालों लग जाते हैं। वो वहां के सबसे अच्छे वकीलों को हायर करते हैं और मानवाधिकारों का या जेल की खराब हालत का हवाला देकर एक्स्ट्राडिशन को रोकते रहते हैं। जब तक ये कानूनी लड़ाई चलती है वो उन देशों में आजादी से रहते हैं। ये एक ऐसा एस्केप प्लान है जो सिर्फ अल्ट्रा रिच ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, लेकिन ये मौजूद है। वो है पॉलिटिकल कनेक्शंस। बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ व्यवसाय नहीं करते, वो सत्ता के गलियारों में भी अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों का चंदा देते हैं, जिसे अब हम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के रूप में जानते हैं। ये चंदा एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, उनके हित सुरक्षित रहे। ये एक गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। बिजनेसमैन पार्टियों को फंड करते हैं और बदले में पार्टियां सत्ता में आने पर उन्हें पॉलिसी बेनिफिट्स देती हैं और मुश्किल समय में बचाती हैं। जब भी ऐसे किसी बिजनेसमैन पर कोई जांच शुरू होती है तो उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस एक्टिव हो जाते हैं। जांच करने वाली एजेंसीज पर ऊपर से दबाव डाला जाता है, जांच को धीमा कर दिया जाता है या फिर उसे किसी और दिशा में मोड़ दिया जाता है। केस से जुड़े ऑफिसर्स के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कई बार तो केस को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाता है। ये एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है जो उन्हें कानून के सीधे प्रहार से बचाता है। आम आदमी के पास ऐसा कोई कवच नहीं होता, उसके लिए तो कानून ही सबसे ऊपर होता है। लेकिन इनके लिए कानून के ऊपर भी कुछ और होता है। एक और बहुत चालाकी भरा तरीका है कॉर्पोरेट शील्ड का इस्तेमाल करना। बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स एक अकेली कंपनी नहीं होते, बल्कि कंपनियों का एक जाल होते हैं। इसमें एक मेन होल्डिंग कंपनी होती है और उसके नीचे दर्जनों सब्सिडियरी कंपनीज, शेल कंपनीज और ट्रस्ट्स होते हैं। जब भी कोई घोटाला होता है तो उसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सीधी जिम्मेदारी मेन मालिक या प्रोमोटर पर कभी ना आए। सारा दोष किसी सब्सिडियरी कंपनी या उसके किसी डायरेक्टर या सीईओ पर डाल दिया जाता है। कागजों पर वो सिर्फ एक एम्प्लॉई होता है। इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का फायदा यह होता है कि कानूनी तौर पर मेन मालिक ये कह सकता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये तो उस सब्सिडियरी के मैनेजमेंट का फैसला था। वो खुद को बिजनेस ऑपरेशन से दूर दिखाते हैं, जबकि असल में सारे बड़े फैसले उन्हीं की मर्जी से लिए जाते हैं। जांच एजेंसीज के लिए इस कॉर्पोरेट वेल को भेदना और असली गुनहगार तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो निचले स्तर के कर्मचारियों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो मछली का असली सिर होता है वो हमेशा साफ बच निकलता है। ये एक ऐसी ढाल है जो उन्हें हर आरोप से बचाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हजारों करोड़ के घोटाले का केस आखिर गया कहां, उसका कोई नतीजा क्यों नहीं आया। इसका एक बड़ा कारण है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। जब बैंकों या जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी को लगता है कि केस सालों तक चलेगा और शायद कुछ हाथ ना लगे और आरोपी भी दबाव में होता है, तो एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। इसे कहते हैं समझौता। बैंक आरोपी के साथ बैठकर एक डील करते हैं। इसमें लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, यानी लोन चुकाने की शर्तों को आसान बना दिया जाता है, या फिर वन टाइम सेटलमेंट होता है जिसमें आरोपी मूल रकम का एक हिस्सा देकर मामला रफा दफा कर लेता है। इस प्रक्रिया में आरोपी कुछ एसेट सरेंडर कर देता है, कुछ पैसा चुका देता है और बदले में बैंक उसके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस को वापस ले लेता है या नरम कर देता है। यह सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। जनता को कभी पता नहीं चलता कि जिस घोटाले पर इतना हंगामा हुआ था वो आखिर खत्म कैसे हो गया। बैंकों का तर्क होता है कि जो कुछ भी मिल रहा है वही सही, वरना सालों की कानूनी लड़ाई में तो वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन इससे एक गलत संदेश जाता है कि आप घोटाला करो और बाद में थोड़ा बहुत पैसा देकर बच निकलो। आम आदमी को तो 100% पेमेंट के साथ पेनल्टी भी देनी पड़ती है, लेकिन यहां करोड़ों के फ्रॉड डिस्काउंट पर सेटल हो जाते हैं। और आखिर में जो सातवां और सबसे फंडामेंटल कारण है वो है हमारे देश के कुछ कानूनों का कमजोर होना। खासकर इकोनॉमिक क्राइम्स यानी आर्थिक अपराधों से जुड़े कानून बहुत जटिल और कई बार वेग होते हैं। उनमें परिभाषाएं बहुत स्पष्ट नहीं होती। चीटिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल कंस्पिरेसी जैसे शब्दों को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। प्रोसिक्यूशन को इंटेंट यानी आरोपी की बुरी नीयत को साबित करना पड़ता है, जो कि लगभग नामुमकिन है। आरोपी के वकील इसी का फायदा उठाते हैं। वो ये दलील देते हैं कि ये एक बिजनेस लॉस था, कोई फ्रॉड नहीं। हमने धोखा देने की नीयत से नहीं बल्कि बिजनेस करने की नीयत से लोन लिया था, लेकिन बिजनेस डूब गया।
इस एक दलील पर बड़े बड़े घोटाले सिविल डिस्प्यूट बनकर रह जाते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं। इसके अलावा व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए सजा भी बहुत सख्त नहीं है। सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जांच एजेंसियां अक्सर चूक जाती हैं। कानून की इन्हीं कमजोरियों और अस्पष्टता का फायदा उठाकर बड़े बड़े घोटालेबाज खुद को एक फेल्ड बिजनेसमैन के तौर पर पेश करते हैं, न कि एक क्रिमिनल के तौर पर। और हमारा कानून अपनी तमाम जटिलताओं के साथ अक्सर उनकी इस कहानी पर यकीन करने को मजबूर हो जाता है। तो ये थे वो 7 तरीके, लीगल लूपहोल्स से लेकर पॉलिटिकल कनेक्शंस तक और विदेश भाग जाने से लेकर कमजोर कानूनों तक, जो इंडिया के अमीर और ताकतवर लोगों को जेल जाने से बचाते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक सिस्टम है जो उनके लिए काम करता है। वो इस सिस्टम के हर नियम, हर कमजोरी को जानते हैं और उसका फायदा उठाना भी जानते हैं। उनके लिए कानून एक जाल नहीं, बल्कि एक खेल का मैदान है जिसके नियम वो खुद तय करते हैं। लेकिन यह सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए है। आम आदमी के पास ना तो टॉप लॉयर्स हैं, ना एस्केप प्लान। यही है असली इनइक्वालिटी। एक तरफ वो लोग हैं जो देश का हजारों करोड़ लेकर भी आजाद हैं, और दूसरी तरफ वो आम इंसान है जो अपनी छोटी सी गलती की भी बड़ी कीमत चुकाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जस्टिस सिस्टम सच में उतना निष्पक्ष है जितना हम मानते हैं? क्या वो तराजू जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो सच में कुछ नहीं देख रही? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस सच में ब्लाइंड होती है या उसकी आंखें खुली होती हैं अमीरों के लिए? इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है? आपके जो भी विचार हैं, जो भी गुस्सा है, जो भी सुझाव है, कमेंट करके बताइए। आपकी आवाज बहुत जरूरी है। और ऐसे ही बोल्ड फाइनेंस और लॉ वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए थिंक मैट्रिक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में।